हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैथ्स से स्टूडेंट चैनल पे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 4 है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरे मैथ्स में हर जगह ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन के रूप में आते हैं, हर जगह आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। आपको चल के क्लास 11th में मिलेंगे, क्लास 12th में भी इसका इंपॉर्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, जो ये एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मान लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को px मान लिया, है ना। px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। एक बात और बता दो, पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका क्या होता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का पावर होल नंबर हो जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, और इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है, इसीलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने क्या क्या पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। 2 जीरोस का मतलब क्या होता है कि 2 ऐसी वैल्यू है ना, 2 ऐसी वैल्यू है जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। मान लिया कि हमने 2 ऐसे वैल्यू मान लिया, एक अल्फा मान लिया और एक बीटा मान लिया। ठीक है भाई, अल्फा अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब ये है कि पी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी बीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी बात ये है कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा px के जीरोस हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px, है ना। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा किसके फैक्टर है, px के फैक्टर भी है। आया समझ में। एक दो बातें आपने और भी देखा होगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो अपवर्ड पैराबोला होता है और एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है ना। एक अपवर्ड पैराबोला होता है और एक क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला तब होगा जब कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होगा, इट मींस a ग्रेटर देन 0 होगा, तब अपवर्ड पैराबोला होगा। जब कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव होगा तब ये कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होगा, है ना। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x² कैन नॉट बी 0। तो आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए b और c 0 हो सकता है बट कभी भी a 0 नहीं हो सकता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी। आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, देखो, इसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन कब बोलते हैं, इसी पॉलिनोमियल को इक्वेशन कब बोलते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि जब इस पॉलिनोमियल को आप 0 के साथ कंपेयर कर लो, अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इसको 0 के बराबर लिख देंगे तो यही पॉलिनोमियल का बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, ABC बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, दूसरी बात और है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा तो a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जबकि वेयर b एंड c मे बी 0, वेयर b एंड c मे बी 0। ठीक है, तो पहली बात तो मैं हर बच्चे से यही बोलूंगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आना चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आना चाहिए। ठीक है ना भाई, देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एग्जांपल लिख दूं एक दो। देखो, 2x² + 3x + 4 = 0। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a के जगह पे क्या है, 2 है, b के जगह पे क्या है, 3 है और c के जगह पे क्या है, 4 है। ठीक है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी एक एग्जांपल लिख दूं आपको। देखो, क्वाड्रेटिक x² - 4x = 0। देखो, इसमें c की वैल्यू 0 है, मैंने कहा था कि b और c 0 हो सकता है और यहाँ पे c 0 है। अगला देखो, x² + 2 = 0। देखो, यहाँ पे b 0 है ना, b 0 है, a और c 0 नहीं है, तो भी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला देख लो, 2x² = 0, यहाँ पे b और c दोनों 0 है, तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन देखो, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, 2x² + 3 √x
प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे x के पावर कितना है 1/2, मैंने आपको ये बताया था ये पॉलिनोमियल भी नहीं है ना, अगर इसको हटा दे तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, इसलिए ये क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर जरूर होल नंबर होना चाहिए, नहीं हाईएस्ट पावर तो हमारा 2 होना ही चाहिए, बाकी बचे हुए वेरिएबल के पावर भी क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दूं, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4 है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, 2 ही होनी चाहिए, है ना, मैक्सिमम डिग्री या मिनिमम डिग्री कुछ भी कहें, वो 2 ही डिग्री होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है, मुझे लगता है आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। तो आप पहले कभी भी आपको दो इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो कुछ लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में है, आप पहले उस एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई करके चेक करो क्या हो इस फॉर्म में बन रहा है या नहीं, अगर ऐसा फॉर्म में बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे b और c 0 हो सकता है ना, जहां पे b और c 0 हो सकता है, अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है। हमें ये भी देखना है कि मैक्सिमम डिग्री हमारा 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा डिग्री नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या होता है कभी देखो, अगर किसी कारणवश a 0 हो गया, किसी कारणवश a किसी ने 0 कर दिया, तो आप क्या कहोगे, अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो आप क्या कहोगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो कैसा इक्वेशन होगा भाई, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन है तो देखो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, ये इक्वेशन है तो x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहां से हम देखते हैं तो x की वैल्यू -c/b हो जाएगा, ठीक है, और ये x की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो है इस इक्वेशन का रूट है, ये जो है इस इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। रूट को हिंदी में मूल बोलते हैं, आया समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो देखो मैथ्स में कोई लैंग्वेज का ज्यादा वो नहीं है, तो हिंदी मीडियम के भी बच्चे इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c/b हो जाएगी। अच्छा अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, एक ही रूट हो सकते हैं, एक से ज्यादा रूट नहीं हो सकते, ठीक है भाई। वैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम एट मोस्ट 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, एट मोस्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, देखो इसका कहने का मतलब यह है कि x की दो ऐसी वैल्यू है, x की दो ऐसी वैल्यू मिल सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, जो इस इक्वेशन को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। हम मान लेते हैं कि दो ऐसी वैल्यू, हमने मान लिया कि दो ऐसी वैल्यू अल्फा और बीटा है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अगर हमने ऐसा माना है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो जरूर अल्फा इस इक्वेशन को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, x के जगह पे अल्फा रखेंगे, x के जगह पे अल्फा रखेंगे और ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, 0 के बराबर हो गया। वैसे ही हम x के जगह पे क्या करेंगे, बीटा रखेंगे और ये भी क्या हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। अगर सेटिस्फाई हो गया तो ही इसका रूट होगा, अगर नहीं होगा तो इसका रूट नहीं होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रियल रूट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा रियल रूट नहीं हो सकते, ठीक है भाई। ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रियल रूट हो, बात की बात हो एक ही रियल रूट हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 रियल रूट हो, है ना। तो या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 रियल रूट होंगे, या तो 1 होंगे, या तो 2 होंगे, पर 2 से कभी ज्यादा नहीं होगा, 2 से कभी ज्यादा नहीं होगा, आया समझ में। तो देखते हैं इक्वेशन के रूट निकालने के तरीके, है ना, इक्वेशन के रूट निकालने के तरीके, यानी मेथड्स टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये बताना है। मेथड्स टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। देखो मेनली 3 मेथड है जहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास
तीन तरीके हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बारी बारी से तीनों तरीके के बारे में बात करते हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, पहला तरीका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या है? कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड है ना, जिसका एक नाम है और एक नाम है द हिंदू मेथड। ये तीन मेथड है जिससे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है हर बच्चों को आता होगा फैक्टराइजेशन मेथड, कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करो और उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पहला मेथड हम ये करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद करेंगे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड पहले करेंगे, और जिन बच्चों को नहीं आता होगा उनको मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा और आप भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो आप केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज करके आपका काम नहीं होने वाला है, तो आप ऐसा नहीं सोचो कि हमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज पूरा करना है, हमें काम पूरा करना है। आपको सीखना है, आपको तरीके अच्छे से आने चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड है तो आपको मेथड आना चाहिए बहुत अच्छे से, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड है तो आपको मेथड अच्छे से आना चाहिए, और श्रीधराचार्य मेथड है तो आपको ये मेथड अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन ट्राई करें, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आपने एक बार अच्छे से मेथड को सीख लिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मेथड हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, हर बच्चे को ये मेथड आना चाहिए। ठीक है, और इसका यूज बहुत जगह पे, बहुत ही छोटा मोटा चीज है ये, बहुत ही, ठीक है, तो हर जगह यूज होता है और मुझे लगता है हर बच्चे को आना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे 10th के बच्चों को नहीं आता है। ठीक है ना, बहुत सारे एक बच्चे होते हैं क्लास के जिनको ये सारी चीजें नहीं आती है, तो जिन बच्चों को अगर नहीं आती है तो सीखने की कोशिश करें। ठीक है भाई, देखो कोई आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो करना क्या होता है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में, हम क्या करते हैं, ये बीच वाला टर्म है, ये मिडिल टर्म है, तो इस मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि देखो अगर दो 7x को दो टर्म में तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ना है, तो 7x को जब दो टर्म में तोड़ेंगे तो उसका प्लस माइनस करके हमें 7x ही मिलना चाहिए, पर मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये दोनों एंड पॉइंट मिलना चाहिए। तो अगर 7 के दो ऐसे नंबर बताओ जिनको तोड़ो, जोड़ने पे 7 आ जाए पर मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 12x स्क्वायर आ जाए। तो देखो 4x और 3x है, नहीं 4x और 3x को अब जब जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7x मिलेगा, बट जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 12x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही करते हैं, और फिर हम 7x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। फिर दो दो के पेयर बना लेते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, 9th क्लास में भी सीखे होंगे, पर जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखें। तो दो दो का पेयर बना लिया, और इन पेयरों में से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन है उसी को कॉमन लेंगे। तो देखो दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन 3 है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 4 बच गया। ठीक है भाई, अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ गया और ये x प्लस 3 कॉमन आ गया, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा या तो दोनों के दोनों 0 होंगे। तो हम दोनों के 0 करके देखते हैं, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -4, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ गया, -3। ये जो x इक्वल्स टू -4 है, -4 हमारा इक्वेशन का रूट है और -3 भी हमारे इक्वेशन का क्या है, रूट है। मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट नहीं मिल सकते, तो देखो यहाँ पे दो रूट हमें मिल गए, -4 और -3। होगा क्या कि अब जब आप x के जगह पे -4 को पुट करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट साइड वो पूरा 0 हो जाएगा, या फिर अब जब आप x के जगह पे -3 पुट करोगे तो भी पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि -4 और -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हमारे रूट हैं। आया समझ में भाई? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे को समझ आया होगा। पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हर बच्चे को ये आता होगा, जो बच्चे 9th क्लास या 10th क्लास में आए होंगे उनको जरूर आता होगा, और जिनको नहीं आता है उनको फैक्टराइजेशन सीखने की जरूरत है।
ठीक है, वो आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और आपके लिए सबसे अच्छी बुक है प्रैक्टिस बुक की अगर बात करें तो आप या तो आर डी शर्मा करें या तो आर एस अग्रवाल करें, दोनों ही बुक बहुत बढ़िया है। बढ़िया है इसलिए कि इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है प्रैक्टिस के लिए, और आपको अभी 10th क्लास के बच्चों को प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए आप, क्योंकि एनसीईआरटी में देखो 2 4 5 क्वेश्चन होते हैं हर एक्सरसाइज में, और 5 क्वेश्चन से आपका काम होने वाला नहीं है। वो एक फॉर्मेलिटी होगा कि आपने एक्सरसाइज कर लिया है ना, अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया तो एक फॉर्मेलिटी है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप हर चैप्टर से 100 150 200 क्वेश्चन करोगे, तब मजा आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एक क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, किसी दो नंबर को माइनस 10x को तोड़ना है, हमें दो पार्ट में तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, माइनस 9 आ जाए। कितना आ जाए, माइनस 9 आ जाए, सॉरी प्लस 9 आ जाए, है ना। माइनस 10x को ऐसा तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे प्लस 9 आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस 10x आ जाए। तो देखो दो नंबर हमें मिल गया हो, एक माइनस 9x है और एक माइनस x है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं भाई। तो देखो आप इसे ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9। हमने 10x को दो पार्ट में तोड़ लिया, माइनस 10x को दो पार्ट में तोड़ लिया और मल्टीप्लाई करोगे आपको तो देखो ये दोनों एंड वाला मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब आप क्या करो, दो दो के पेयर लगा लो, दो दो के पेयर लगा लो। इसमें से आपने x कॉमन लिया, आपको क्या मिल गया, x माइनस 9। यहां से माइनस 1 कॉमन ले लो और यहां से क्या मिल जाएगा, x माइनस 9 मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करोगे, इन दोनों में से x माइनस 9 को कॉमन ले लो, आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आएगा 9, और यहां से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आएगा 1। आपको दो रूट मिल गए, एक 9 मिल गया और एक 1 मिल गया। फिर से यही कहानी, रूट का मतलब क्या है कि 9 को जब आप इसमें रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन एलएचएस जो है 0 हो जाएगा। जब आप 1 को रखोगे तो ये पूरा एलएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी पहचान है कि हाँ ये हमारे इक्वेशन का रूट है। ठीक है भाई, और इस तरह से मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। ठीक है, अब हम अगला मेथड पढ़ेंगे। देखो अब थोड़ा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 कर लेते हैं, उसके भी कुछ अच्छी क्वेश्चन देख लेते हैं जिनको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप एक्सरसाइज निकालोगे तो उसमें देखोगे पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया बुक से, ये क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 * x - 3। आप इसको अगर सिंपलीफाई करोगे तो लिखोगे a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ोगे x² + 2x + 1, इसी लिखोगे 2x - 6, है ना। आप क्या करो, इस पूरे साइड को इधर लेकर आ जाओ, तो x² ये 2x को कैंसिल कर देगा, प्लस का 7 = 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जहां पे b की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखो वैसे ही तो ये क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखते हैं, पहले इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखो x - 2 * x + 1, आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो x² - x - 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो x² + 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको एक साइड लेकर आते हैं तो x² कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 3x - 1 = 0 हो जाएगा। तो ये भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आया समझ में। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से कर लोगे, आप आगे के क्वेश्चन खुद से कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं बोर्ड पे, फिर आप देख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक है, करेक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है, करेक्ट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। उस प्लॉट का जो लेंथ है उसके ब्रेथ के दोगुना से एक ज्यादा है ना। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। आपको क्या करना है, उस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, हमें ना तो
ब्रेथ मालूम है ना, तो हमें लेंथ मालूम है, बट हमें दोनों का एक रिलेशन मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन क्या है। तो पहला हमारा काम क्या होगा भाई कि हम मान लेते हैं कि लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो प्लॉट भी x मान लिया। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो आप इस रिलेशन से लेंथ भी बता दोगे। लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा भाई, इसके 2 गुना से 1 ज्यादा यानी 2x + 1। ठीक है, तो देखो आपको लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया। ठीक है, तो आप तो एरिया निकाल ही लोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा बोलो, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ कितना है भाई 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x है। ठीक है भाई, अपने को एरिया यहां भी दे रखा है, तो प्लॉट का एरिया, एक ही प्लॉट का एरिया तो हमेशा इक्वल होगा, तो एक हमने इस तरीके से एरिया निकाल लिया और हमारे पास एरिया क्या है, गिवन है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एरिया क्या है, गिवन है। तो कर लेते हैं x × 2x + 1 इक्वल्स टू कितना भाई 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कर दिया 2x² + x - 528 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1056 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे +x आना चाहिए, है ना। तो देखो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। अगर नहीं आता है तो फिर तरीका है कि आप 1056 को फैक्टराइज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, है ना। कोई ऐसे दो नंबर आप उसमें से चूज कर लो जिससे इन दोनों का प्लस माइनस करने पे आपको +x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 1056 आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 1056 आ जाए, कोई नंबर दिख रहा है 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 और 32 आप दो नंबर देखोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो 2x² + 33x - 32x - 528 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेता हूं मैं 32 × 33 क्या सही है यार, तो ये 66 हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा, हाँ सही है। ठीक है, तो ये हमारा सही आ गया। तो आप इसको देखो इन दोनों में से क्या करते हैं, इसमें से तो x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या भाई 2x + 33। इसमें से क्या करते हैं -16 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2x + 33। ठीक है भाई, आया समझ में। दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 2x + 33 कॉमन ले लेंगे और x - 16 इक्वल्स टू 0। यहां से एक x की वैल्यू -33/2 आ गई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। तो देखो क्या कभी लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव हो सकता है, सोचने वाली बात है। किसी भी चीज की लंबाई, लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव नहीं होती है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये वाला वैल्यू रिजेक्टेड हो गया। ठीक है ना, तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गया, यानी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया, है ना। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का भी क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया, यानी ब्रेथ कितना हो गया 16 मीटर हो गया। ब्रेथ कितना हो गया भाई 16 मीटर हो गया। और आपको लेंथ भी मिल जाएगा। लेंथ कहां से निकालोगे, इस रिलेशन से निकालोगे 2x + 1, है ना। तो 2 16 का 32, 32 + 1 33 मीटर। ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका लेंथ हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपका काम क्या होगा कि आप क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत सॉल्यूशन देख लिया। आप क्वेश्चन को लास्ट तक सोचो, कहां आपसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम को देख के डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे शुरुआत में वर्ड प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं, ये उस इक्वेशन से भी सॉल्व करना इसको आसान है। ठीक है, आप जैसे जैसे लैंग्वेज पढ़ोगे, जो जो चीज गिवन है उसको लिखते जाओगे, ठीक है, बस, और उसी इंफॉर्मेशन को जुटा के आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है ना। करें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, है ना। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। करें कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है 306 है, तो बताना है कि वो दोनों इंटीजर्स हैं क्या, है ना। तो दो इंटीजर कंसेक्यूटिव हैं, तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। अगर फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर कितना होगा भाई, देन द सेकंड इंटीजर भी बता दो, खुद ही समझदार हो आप लोग, x + 1 होगा, है ना। पहला इंटीजर x तो दूसरा इंटीजर क्या होगा x + 1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 306 दे रखा है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x × x + 1, और ये किसके बराबर है 306 के बराबर है। कर लिया x² + x
-306 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपका काम है, आपको इसको करना है। कैसे करोगे? दो नंबर को x को ऐसे तोड़ना है दो नंबरों में कि इनका प्रोडक्ट कितना हो जाए -306x² हो जाए, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक काम कर लो, 306 को फैक्टराइज कर लो। जैसे करोगे, पहला 153 है ना, और कोई नंबर है क्या 17 9 से 53 होता है, 9 17 था, हाँ ठीक है। तो 18 और 17 मिल गया। नहीं देखो ये दोनों का पेयर बन गया 18 और 17, ठीक है। बट जितना ही आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आप फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। और इसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक या आर.डी. शर्मा की बुक क्लास 9 के भी कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं फैक्टराइजेशन के, तो आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस रखो, ठीक है भाई। और यहां से आ गया एक वैल्यू x + 18 * x - 17 = 0। यहां से x की वैल्यू आ गया x + 18 = 0, तो x = -18 आ गया। और यहां से आ गया x - 17 = 0, तो x = कितना आ गया भाई 17 आ गया। देखो पहला क्या है 18 है, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा x + 1 होगा, यानी -18 + 1 कितना हो जाएगा -17। यानी वो दोनों इंटीजर क्या क्या होंगे -17 और -18। यहां से देखते हैं तो x = 17, दूसरा इंटीजर कितना होगा 17 + 1, ये कितना हो जाएगा 18। जैसा कि आपको मालूम है माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 17 × 18 कितना होगा 306, और यहां से ये भी हो जाएगा। तो टोटल इंटीजर कितने हो जाएंगे, है ना। आपको दो कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक -18 एक -17, और एक 17 और एक 18, ये दो पेयर हो जाएंगे इंटीजर्स के। या तो इन दोनों का प्रोडक्ट 306 होगा या तो इन दोनों का प्रोडक्ट 306 होगा। तो ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 ही चल रहा है, ठीक है। करेंगे रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, है ना, आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं कि दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना है 368। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें प्रेजेंट एज किसका बताना है, रोहन का बताना है। देखो कभी भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, है ना, मैं पूरा क्वेश्चन तो आपसे नहीं करा रहा हूं, बट एक ध्यान से सुनो, जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वहां पे तीन चीजें होंगी। एज में जब भी होगा तीन चीजों की बात होगी, प्रेजेंट की बात होगी, है ना, पास्ट की बात होगी और फ्यूचर की बात होगी। प्रेजेंट की बात होगी, पास्ट की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी। ऐसा कुछ कहेगा दो लोग के एज के रिलेशन, प्रेजेंट का देगा, पास्ट का देगा, फ्यूचर का देगा। बट यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो करेंगे रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, 26 साल बड़ी है। रोहन की मां कितने साल बड़ी है 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। ये प्रेजेंट की बात कर दिया कि अभी से रोहन की मां कितने साल बड़ी है 26 साल बड़ी है। तो अगर मैं एज की बात करूं तो देखो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन का प्रेजेंट एज कितना है x है, तो उसकी मां की देन हर मदर्स एज कितना हो जाएगा, उसकी मां कितने साल बड़ी है भाई 26 साल बड़ी है रोहन से, तो वो x + 26 हो जाएगा। रोहन की मां की एज कितना हो जाएगा x + 26 हो जाएगा, है ना। ये दोनों का प्रेजेंट एज है। ध्यान से सुनो, पास्ट में कोई रिलेशन नहीं दिया यहाँ पे, तो चलो खत्म, यहाँ पे पास्ट का कोई रिलेशन नहीं है, वरना मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पास्ट के रिलेशन दिए होते हैं, ठीक है। तो आप पहले कोशिश करोगे, पहले जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम ऐसे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या करेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद की बात करते हैं। तो आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ रोहन कितना होगा बताओ, एज ऑफ रोहन कितना होगा। अगर रोहन आज x साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा x + 3 हो जाएगा, बोलो सही है ना। सेम थिंग आफ्टर 3 इयर्स एज ऑफ हर मदर, उसकी मां का एज कितना हो जाएगा, उसकी मां का एज कितना हो जाएगा भाई, उसकी मां का एज हो जाएगा x + 26 + 3, यानी इसमें 3 साल जोड़ दिया नहीं तो ये x + 29 हो जाएगा।
और दोनों के प्रेजेंट एज, दोनों के एज का प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो यहां से बन जाएगा इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, ये और ये, इसका प्रोडक्ट कितना है 360 है। तो आप लिख लो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। ठीक है ना? तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 है। देखो इसको ऊपर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा, 29 हो जाए 87 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 घटा दो तो आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई, 10 7 3 आ गया, 15 में से 7 और ये 273 आ गया, है ना, 273 आ गया। आया समझ में? अब देखो क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है ताकि मल्टीप्लाई कितना हो जाए 273 हो जाए, 7 3 10 और 2 12 हो गया। करते हैं इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, 3 7 3 10 2 12 3 से कटेगा, हाँ 7 13 91। तो क्या करते हैं 21 और 13, नहीं 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 9 39 और 7 सही है। तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, है ना, 39 से बन जाए 273 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसका काम हो गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 39, यहां से माइनस 7 x प्लस 39 इक्वल्स टू कितना भाई 0, है ना। तो x प्लस 39 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहां से x प्लस 39 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना देगा माइनस का 39, और यहां से x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 7 हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या कभी एज नेगेटिव हो सकता है? किसी का एज सुना आपने कि -2 साल का है, -5 ईयर का है, ऐसा नहीं होगा ना, तो एज कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस आंसर को हम रिजेक्ट करेंगे। कभी भी जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आते हैं तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या दोनों रूट हमारे काम लायक है या एक ही रूट काम लायक है ना। तो ये रूट आपके काम के नहीं है ना, उस इक्वेशन का रूट जरूर है बट ये आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। तो हमें एज बताना है, तो एज जरूर क्या होगा पॉजिटिव में होगा, इसलिए ये किसका एज था रोहन का एज था, तो रोहन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 7 इयर्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगर उसकी मां की प्रेजेंट एज पूछता तो x प्लस 26 था, यानी 7 प्लस 26 33 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरह से ये आपका रोहन का प्रेजेंट एज आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करा रहा हूँ बट आपका काम केवल इतने क्वेश्चन से नहीं होगा, तो आप जरूर या तो आर डी शर्मा से करें या तो आर एस अग्रवाल से, किसी एक बुक से आप जरूर क्वेश्चन करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कर रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है ना। करे कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना, अगर उस स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, और 3 घंटे ज्यादा टाइम लेती है नहीं टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन का स्पीड बताना है। तो पहली बात, ठीक है, हमें स्पीड मालूम नहीं है ट्रेन का, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, पहले तो हमने ट्रेन का स्पीड का मान लिया x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर। तो आप खुद ही बताएं टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है भाई डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, यानी 480 बाई x आवर, इतना टाइम लगेगा। ये आपका टाइम हो गया, है ना। हम अगेन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, ऐसा कह रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, करते क्या है देखो, स्पीड को कम कर लेते हैं, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन
कम करने के बाद फ्रेम की जो न्यू स्पीड होती है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड कम करने के बाद होता है ना। तो बताओ अब तो स्पीड ये हो गया पर डिस्टेंस हमारा सेम रहा, तो ये टाइम कितना लेगा, टाइम हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, तो 480 बाई x माइनस 8। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। इसका मतलब ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये वाला जो टाइम है इस वाले टाइम से ज्यादा है, कितना, 3 घंटे। क्वेश्चन में कहा हुआ है ना कि अगर जब मैं स्पीड कम करता हूं तो 3 घंटा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और कितना ज्यादा टाइम लेता है, 3 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। तो अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है ना। कभी भी आप क्या करते हो, सेम यूनिट वाले को जोड़ते हो, नहीं, टाइम टाइम के बीच जोड़े घटा के कोई रिलेशन बना सकते हो। तो इस वाले टाइम में से जब मैं इस वाले टाइम को माइनस करूं, है ना, स्पीड कम करने के बाद जो टाइम आया पहले वाले स्पीड में से टाइम में से घटाया तो कितना घंटे आ गए भाई, 3 घंटे आ गए, है ना। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को पे से लिखा हुआ क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, नहीं क्योंकि ज्यादा जगह घेर रखा और बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है। तो देखो करते क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 480 को कॉमन ले लिया, बचा क्या भाई, 1 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3, ओके। x इंटू एक्स माइनस 8, ये खत्म, ये x आ गया, इधर आके x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 3, ये x और ये x कैंसिल, ठीक है भाई। तो यहां से हमें मिलेगा क्या, एक काम कर लेते हैं, 480 इक्वल्स टू 480 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू का 3 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, ठीक है भाई। सही है ना, हम इसे भी मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हमें मिल जाए, है ना। तो 68 से कितना हो जाएगा, 1280, ये कितना आ जाएगा भाई, अच्छा सॉरी ये 3 कैंसिल हो गया, है ना। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और dt को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कर लो, जोड़ घटा के कितना आना चाहिए, माइनस 8x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 1280 आना चाहिए, नहीं 1280 आना चाहिए, 40 और 32, हाँ 40 और 32 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 x माइनस 1280। एक तो ये प्रैक्टिस होगी आपका, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, किसको कितना अच्छा टेबल आता है इस पे भी डिपेंड करेगा। वरना अगर कुछ नहीं है तो आपके पास एक तरीका है कि आप इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका तोड़ लो और पेयर लगा लो, कोई ऐसा नंबर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं, x माइनस 40, यहां से 32 को कॉमन लेते हैं, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। दोनों में से किसको कॉमन लेंगे भाई, x माइनस 40 को ले लिया, x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 आ गया, और यहां से x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 32 आ गया। अब ध्यान से सुनो, हम स्पीड की बात करते हैं, तो देखो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, है ना। हमने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज 4.1 किया, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं था कि हमें एक्सरसाइज समाप्त करना था। हमें कभी भी मैथ्स के एक्सरसाइज समाप्त नहीं करना है, हमें उस एक्सरसाइज से कुछ सीखना है ना। मैथ्स किया नहीं जाता, मैथ्स सीखा जाता है, पहले उसे अच्छे से सीख लो फिर उसके बाद करो। ऐसा नहीं कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो जो भी 9 10th के बच्चे हैं उनको मैथ्स सीखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो केवल आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से आपका काम होने वाला नहीं है, इसलिए आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा जो भी आपके पास बुक है, आप उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो, आपके कैलकुलेशन फास्ट हो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और कोई भी आपको कमी आएगी